एक्चुअली इसके तार इंडिया से नहीं है, इसका जो सारा ऑपरेटिंग जो है अपने कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड यहाँ से ऑपरेट होता है। कि हमारा जो भी डाटा है लाइक हमारा अकाउंट का हुआ, हमारी डिक्शनरी हुई फ़ोन की, ये कोई भी सिक्योर नहीं है। हाँ, सब डाटा बिक चुका है। सर 26 या आने वाले 2-3 सालों में साइबर क्राइम्स को लेकर कौन सी वो चुनौतियां हैं जो कि आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं या फिर बहुत प्रॉब्लम्स दे सकती हैं? आपका क्रेडिट कार्ड का पूरा मतलब लाखों का डाटा एक साथ बिकता है वहाँ पर। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यही करती हैं। अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी का फ़ोन या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी हो, वो अगर हैक हो चुका है तो उसको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है? ये हमारी गलती है। हाँ, हम उसको एक्सेस दे देते हैं। क्यों चाहिए आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस? क्यों चाहिए आपको? हाँ, आप क्या करोगे हमारे कॉन्टैक्ट्स का? फोटोज़ का क्या करोगे? हाँ, चलिए वो वाली एप्लीकेशन मान लीजिए कि हम फोटो एडिटर है, उसमें तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट का आपको एक्सेस क्यों चाहिए? सही है। यदि किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कम से कम उसको आधे घंटे तो समझने में लग जाता है कि ये हुआ क्या, कि मुझे आगे करना है, क्या स्टेप क्या लेना है। तब तक तो सेकंड्स के हिसाब से वो 10 जगह ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इस कारण से पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो आपकी कौन सी गलतियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जो कि लोग अक्सर करते रहते हैं? इससे होता है कि हमारा जो मोबाइल है वो एक रिमोट एक्सेस के रूप में दूसरी जगह चला जाता है। हाँ, मीन्स हम जहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो सामने वालों को शो हो रहा है। ओनली 3% सर्विस वेब पे इंटरनेट यूज़ होता है। अच्छा, हाँ, 7 to 8% डीप वेब पे होता है, बाकी 90% डार्क वेब पे इंटरनेट यूज़ होता है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। जिसका किसी को पता ही नहीं है। अलग ही दुनिया है, उसके सारे प्रोसेसर भी अलग हैं, उसके सर्च इंजन्स भी बहुत अलग हैं, और आप वहाँ तक जा भी नहीं पाओगे, और जाना भी चाहो तो मत जाना। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं वहाँ तक होके भी आ चुका हूँ। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ, सारी वहीं पर होती हैं। क्या सर सच में सिर्फ एक OTP से या फिर एक गलत लिंक से आपका पूरा अकाउंट खाली किया जा सकता है? उन्होंने उनकी फेक एप्लीकेशन पर दिखाते रहे कि आपका इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। हाँ, अब फाइनली इनका जो अमाउंट था वो 14 से 15 लाख हो गया। अब उनको जब विड्रॉल करने की बारी आई तब पता चला कि यार ये तो सिर्फ शो ही हो रहा है, हाँ, देखिए, एक्चुअली तो फर्जी है वो। हाँ, तभी हमारे पास आए। यूपीआई की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है लाइक फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये विद इन अ सेकेंड ट्रांजेक्शन हो जाता है। और जब तक आप एक ट्रांजेक्शन करोगे, आप जब तक उस लेयर पे जाओगे, जब तक वो पैसा दूसरे लेयर पे चले जाएगा। कैसे हुआ फिर? अब यही ट्रिक है हम लोगों की। तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, हाँ, 6-7 महीने लग गए। अच्छा, और जब तक उनको समझ में आया तो 35 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर वो अमाउंट उनका वापस आ पाया नहीं? तो जैसे आप एनसीआरबी पर ऑनलाइन कंप्लीट करते हो ना, आपको कहीं जाना है, ऑटोमेटिकली सारी कंपनियां ऑटोमेटिकली अपना काम करने लगती हैं, और जितना हो सके अधिक से अधिक पैसे को होल्ड करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जितने लेवल तक पैसा जाएगा, फाइनली जब तक वो विड्रॉल नहीं हो जाएगा, जब तक प्रयास करते हैं। होता यही है कि हम ध्यान नहीं देते, हमने कहा चलो बच्चा है, खेल रहा है। हाँ, 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 तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को तो उतनी चीज़ समझ में नहीं आती है। अपने ऐसा बहुत बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं कि 4-4, 5-5 लाख तक का नुकसान हो चुका है लोगों का। आज के डिजिटल जमाने में एक गलत क्लिक, एक फेक लिंक या एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की पूरी कमाई, आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। लेकिन सवाल है, आखिर ये ठगी होती कैसे है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? इन्हीं सारे सवालों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर ब्रांच के एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर सूबेदार उमेश ठाकुर जी, जो हमें बताएंगे साइबर क्राइम्स की असली सच्चाई क्या है। तो अगर आपको आपकी ऑनलाइन सेफ्टी जरा सी भी इंपॉर्टेंट लगती है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि साइबर क्राइम, तो आखिरकार ये है क्या साइबर क्राइम? सबसे पहला एक्चुअली देखिए, साइबर क्राइम की डेफिनेशन जो है, कुल मिला के एक इंटरनेट या फिर हम फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के माध्यम से किया गया ऐसा अपराध जिसमें सामने वाले को आर्थिक मानसिक क्षति पहुंची है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। हम बेसिकली इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं जो फ्रॉड रहता है साइबर क्राइम। एक रहता है हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड, सेकंड रहता है हमारा सोशल मीडिया फ्रॉड, और अभी जो करंट में चल रहा है वो सोशल प्लस फाइनेंशियल, तीनों तरीके के फ्रॉड होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड मीन्स जिसमें हमारा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, हमारे पैसे वगैरह कट गए, जैसे अपना बैंक फ्रॉड हुआ, लोन फ्रॉड हुआ, ATM फ्रॉड हुआ, इस तरीके से जिसमें भी पैसे का नुकसान हुआ। सेकंड हमारा सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, जिसमें हमारी ID हैक करना या हमारा अकाउंट हैक कर लेना, फेक ID बना लेना, इस तरीके की हम सोशल मीडिया फ्रॉड में रखते हैं। अभी करंट में जैसे चल रहा है सोशल मीडिया प्लस फाइनेंशियल फ्रॉड, कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ब्लैकमेलिंग हो गई, किसी की अकाउंट हैक करके उससे डिमांड हो गई, तो इस तरीके का अभी वर्तमान फ्रॉड चल रहा है। करंट में जो अभी मैक्सिमम जो देखने में आ रहा है, जो सबसे लेटेस्ट में चल रहा है, एक हमारा चल रहा है जो हमारा डिजिटल अरेस्ट वाला, आपने सुना होगा इसके बारे में, जो ओवरऑल इंडिया में चल रहा है
और सेकंड हमारा चल रहा है जो हमारा शेयर मार्केटिंग वाला ट्रेडिंग का, ये सबसे वर्तमान में हमारे फ्रॉड चल रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। तो सर इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, मतलब आप किस तरीके से इन अपराधियों तक पहुंचते हैं? देखिए, मैं सबसे आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक ही ऑप्शन है जो साइबर क्राइम से बचने का, वो है अवेयरनेस। आप जितने ज़्यादा जागरूक रहोगे उतने ज़्यादा आप सेफ रहोगे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो आरोपी है वो भी उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट है जो वर्तमान में फ्रॉड चल रहा है, एक्चुअली इसके तार इंडिया से नहीं है, इसका जो सारा ऑपरेटिंग जो है अपने कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, यहाँ से ऑपरेट होता है। तो कई मामलों में हम कोशिश भी करते हैं उनको पकड़ने की, लेकिन एक इंडिया के वहाँ तक जाते जाते फिर क्योंकि अदर कंट्री में हमारा सोर्सेस, बॉर्डर लग जाती है, हाँ सोर्सेस हम वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाते। इस कारण जितना हम पैसा बचा लें फ्रॉडों से पहले, चूँकि डिजिटल अरेस्ट इस तरीके का अपराध है कि आदमी घर में बैठा हुआ है, उसको उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि किसके साथ ऐसे करंट में भी डिजिटल अरेस्ट वाला फ्रॉड हो रहा है। इसलिए हम ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हैं कि किसी भी अननोन कॉलर या फिर किसी भी तरह के मैसेज पे आप विश्वास ना करें। यदि आपको किसी की पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आता है तो आप उसको फिजिकली जाके वेरीफाई कर लें, अपने नज़दीक थाने में जाके वेरीफाई कर लें, तो आप इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा कोई केस हरदा में आया आज तक? नहीं, हरदा का डिजिटल अरेस्ट का तो नहीं आया। हरदा में अभी वर्तमान में जो ज़्यादातर केस चल रहे हैं, क्योंकि हमारा हरदा शहर जो है वो ज़्यादातर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग किसान जो मतलब किसान जो लोग हैं, किसान वर्ग से हैं, उनको ज़्यादातर फोकस टारगेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो चल रहा है वो उस तरीके का फ्रॉड चलते हैं कि समय समय पे, जैसे कि कोई कृषि के समय उनको उनके जो नंबर रजिस्टर्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नंबर रजिस्टर्ड है, तो उनको यदि उनको कुछ उनको योजनाओं के बारे में बताना रहता है तो एपी के फाइल टाइप की आती है, वो उसको शेयर कर देते हैं उनके नंबरों पर, उनके रजिस्टर्ड नंबर। एक्चुअली एपी की फाइल मीन्स एक प्रकार का मेलवेयर या आप उसको वायरस कह सकते हैं। इससे होता है कि हमारा जो मोबाइल है वो एक रिमोट एक्सेस के रूप में दूसरी जगह चला जाता है। मीन्स हम जहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो सामने वालों को शो हो रहा है, एज इट इज सामने वालों को शो होता है। वो एक प्रकार से हमारा मोबाइल रिमोट एक्सेस पे चला जाता है। फिर हमारे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हमारे मोबाइल कोई OTP आ रहा है या कोई भी हम मैसेज पढ़ रहे हैं, कोई भी हम सारा डाटा फोटो से लेके हर चीज़ को वो लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारी फोटोज़ का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर हमको रैंडमली कॉल करके या फिर हमारे बैंक का डाटा को यूज़ करके OTP है, फिर हमको उसको शेयर भी नहीं करना पड़ेगा, OTP ऑलरेडी उसको दिखाई देगा। इस तरीके से ये उसको उपयोग करते हैं। तो सर ये जो आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का फ़ोन हैक हो गया है, कंप्यूटर या फिर फ़ोन जो भी हैक हो गया है, तब उससे बच कैसे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बचने का उपाय बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपकी ID हैक हो गई, तो कई बार तो उसी में रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन रहता है। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन का नेट बंद कर लीजिए। जब तक आपके नेट में अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी तब तक आपका फ़ोन एज इट इज़ रिमोट एक्सेस पर रहेगा। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लें, एरोप्लेन मोड पर डाल लें, इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। सेकेंडरी, फ़ोन जब हमारा हैक होता है तो ज़्यादातर अननोन नंबर से कॉल आने लगेंगे, रैंडमली इस तरीके के नंबर आएंगे जो आम जो नंबर रहता है हमारे 10 डिजिट्स का रहता है, उस तरीके के कॉल नहीं रहते हैं। फिर हमारा फ़ोन हल्का पुल्का हमको चलाने में इस तरीके से लगने लगता है कि यार ये प्रॉपर उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो मतलब एक बहुत ही हैवी डाटा के रहते हैं, तो उससे बड़ा मतलब समझ में आने लगता है कि इस तरीके से। और फिर क्योंकि फ्रॉड जो करने वाला जो हमारे फ़ोन को वाकई में हैक कर रहा है तो कुछ उसकी कुछ मतलब प्लानिंग होगी, प्लानिंग के तहत ही कर रहा है, तो वो एज इट इज टाइम में कुछ ना कुछ करेगा, तो हमारे अकाउंट का भी कुछ ना कुछ हमें मतलब इस तरीके के सोर्सेस समझ में आने लगे कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें जिसका हमें उपयोग नहीं है, या कोई भी इस तरीके के रैंडमली कॉल आते हैं। आजकल इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, किसी से भी आपको कॉल किया जा सकता है, कई मैसेजेस आते हैं, दिन भर हमारे मोबाइल में कोई ना कोई मैसेजेस आते रहते हैं। तो जब तक हमें उसका ज़रूरी नहीं लगे या हमें इसको वो फेथफुली ना माने तो हम उसको बिल्कुल टच ना करें। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, आजकल दिन भर फ़ोन आते हैं, आपको लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना उससे एंटरटेनमेंट करें। सबसे बड़ी बात मैं अपने ये की कुछ शिकायतें से बताऊँगा कि कुछ लोगों ने सोचा कि यार हम इसके मज़े ले लेते हैं, मज़े लेने के चक्कर में कि मैं इसको एंटरटेन कर लेता हूँ। आपने उसको एंटरटेन किया थोड़ी देर, उसने आपका नंबर गलत साइट्स पे डाल दिया, ऐसा भी होता है। तो आप बिल्कुल एंटरटेन ना करें सामने वाले को,
आप सोच रहे हो कि मैं उसके मजे ले लूँगा, मुझे तो पता है सामने वाला फ्रॉड है। फिर वो क्या करेगा, आपका नंबर ऐसी साइट पर डाल देगा कि फिर यहाँ तो उसका फ़ोन कट जाएगा, दिन भर में आपके कम से कम 1-2 हज़ार फ़ोन आते रहेंगे। फिर आप क्या करोगे, फाइनली आपको नंबर ही बंद करना पड़ेगा। तो कभी भी इस चीज़ को एंटरटेन ना करें। हाँ। आपको लग रहा है फ्रॉड है, बिल्कुल टच ही ना करें, ना बात करने की कोशिश करें। क्या सर सच में सिर्फ एक OTP से या फिर एक गलत लिंक से आपका पूरा अकाउंट खाली किया जा सकता है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ एक लिंक सब कुछ खत्म कर सकता है, तो वो क्या है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है, एक लिंक क्लिक करने से ऐसा नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही रहता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी डाटा है, लाइक हमारा अकाउंट का हुआ, हमारी डिक्शनरी हुई फ़ोन की, ये कोई भी सिक्योर नहीं है। हाँ। सब डाटा बिक चुका है। बस जब तक आप अवेयर हैं तब तक ही आप सुरक्षित हैं। जिस दिन, जैसे आप ये लिंक की बात कर रहे हैं, आपने लिंक की, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल उनके पास है, अब मात्र उनको सिर्फ OTP चाहिए। अब उसमें उतने कितने का अमाउंट लिखा हुआ है, वो उतना ही अमाउंट जाएगा। आप जितनी बार OTP दोगे उतने बार आपका अमाउंट जाते जाएगा। अच्छा, ऐसा एक बार में पूरा खाली नहीं? एक बार में पूरा खाली नहीं होता है। इसके बाद एक और चीज़ रहती है, कई रिमोट एप्लीकेशंस आती है। हाँ। जैसे कि एनीडेस्क वगैरह हुआ, कोई टीम व्यूअर हुआ, इस तरह की 2-3 रिमोट एप्लीकेशंस हैं। कई बार इनमें भी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन आता है, फिर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं, आपसे बातचीत करते रहते हैं, फिर आपसे बोलते हैं आपकी स्क्रीन देखिए, फिर स्क्रीन में आपको वहाँ बोलेंगे हम आपको मोबाइल का बता रहे हैं, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। हाँ। उसमें OTP दिख जाता है उनको, क्योंकि वो सामने वाले को भी दिख रहा है। हाँ। लेकिन सामने जब अब वो बार बार OTP दे देता है। अब 10 बार OTP दिया उसने, तो जितनी और उसने जो अमाउंट दिया वो पूरा अमाउंट जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही OTP से सारा अमाउंट चला जाए। हाँ। ऐसा रहता है। और बैंक की भी कुछ लिमिट्स रहती हैं कि एक बार में, जैसे हम फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा की लिमिट नहीं है। फ़ोन पे का अलग ही वो उसका अलग पैटर्न चलता है, वो OTP से नहीं चलता है ना, वो UPI से। ऐसे ही बैंक का भी एक लिमिट रहता है कि अब एक बार में OTP से ऐसे नहीं कि आपने 10 लाख 20 लाख उड़ा दी। हाँ। उसकी भी बहुत कम लिमिट रहती है, 10 20 50 से ज़्यादा वैसे भी नहीं जाता है। हाँ। और अगर किसी का चला जाए पैसा मान लो, तो वो उसको वापस लाया जा सकता है या नहीं? उसके कितनी चांसेस रहते हैं? देखिए, वैसे तो लोग बोलते हैं कि विदिन 24 आवर्स यदि आप कंप्लेंट्स करते हैं तो पैसे रोकने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अभी वर्तमान जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल चलता है, NCRP पोर्टल, आपने शायद सुना होगा। तो ये पोर्टल इस तरीके से काम करता है कि सारी एजेंसियाँ, लाइक बैंक हुई, अपने जितने भी फ़ोन पे, गूगल पे, जितने भी अपने प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे मतलब सब जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है आपस में। तो जैसे ही आप NCRP पे ऑनलाइन कंप्लीट करते हो ना, आपको कहीं जाना है, ऑटोमेटिकली सारी कंपनी ऑटोमेटिक अपना काम करने लगती हैं और जितना हो सके अधिक से अधिक पैसे को होल्ड करने का प्रयास करते हैं। अच्छा। जितने लेवल तक पैसा जाएगा, फाइनल जब तक वो विड्रॉल नहीं हो जाएगा, जब तक प्रयास करते हैं। अच्छा, तो सर मतलब इसमें चांस कितने % है? जैसे किसी ने आपके फ़ोन से मतलब आपका जो अमाउंट है वो ले लिया, देन उसके बाद में उसने तो तुरंत निकाल लिया होगा, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। इस पोर्टल में ऐसा ही होता है। लाइक एक मैं बैंक हूँ, फर्स्ट मेरी बैंक में पैसा आया। हाँ। तो उस बैंक का तत्काल उनके जो नोडल ऑफिसर हैं उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ। यदि वो निकल गया तो सेकंड वाले को तत्काल जानकारी दे देंगे कि आप उसको अब रोकिए। ऐसे ही लेवल टू लेवल जाते जाते जब तक वो पैसा विड्रॉल ना हो जाए, अच्छा, प्रयास जारी रहता है। जब तक मतलब वो ATM से बाहर नहीं होगा तब तक? बिल्कुल। और बड़े अमाउंट ऐसे एकदम से विड्रॉल भी नहीं हो पाते। हाँ, तो सर जो बड़ा अमाउंट है वो आजकल क्रिप्टो या फिर कहीं पर और दूसरी साइट पर अपलोड करके यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। जी। तो फिर उसका आने का चांस? उसका बहुत कम चांसेस रहता है, मतलब यदि उसने कन्वर्ट कर लिया तो फिर। हालांकि वो भी जो प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर इंडियंस हैं, हाँ, उनको भी जाता है, वो भी इसको रोकने का प्रयास करते हैं। हाँ। ऐसे कोई केस यहाँ पर आया हो जो कि ऐसे पैसे वापस आए हो किसी के? हाँ, आए हैं। अभी लेटेस्ट में ही आपने एक बैंक के कर्मचारी, नाम नहीं लूँगा मैं, हाँ, उनके साथ फ्रॉड हुआ था, कम से कम 14 से 15 लाख का फ्रॉड हुआ था। तो वो शाम को आ गए थे, हालांकि उनके साथ बहुत समय पहले से चल रहा था। ये अपना जो ट्रेडिंग वाला जो रहता है, अच्छा, हाँ, किसी ने जो आजकल टेलीग्राम वगैरह हुआ, व्हाट्सएप, उन पर लिंक आ जाती हैं, फिर आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हो। फिर उन्होंने अपना ट्रेडिंग चालू कर दिया। उन्होंने उनकी फेक एप्लीकेशन पर उसको दिखाते रहे कि आपका इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। हाँ, अब फाइनली इनका जो अमाउंट था वो 14 से 15 लाख हो गया। अब उनको जब विड्रॉल करने की बारी आई तब पता चला कि यार ये तो सिर्फ शो ही हो रहा है, हाँ, एक्चुअली तो फर्जी है वो। हाँ। तभी हमारे पास आए, फिर हमने कोशिश किया तो उनका करीब 6 से 7 लाख रुपए होल्ड हो गया था। फिर हमने कोर्ट के माध्यम से वापस भी दिलवा दिया उनको। इसमें समय कितना लगता है, टाइम ड्यूरेशन? समय तो लगता है, मतलब रुकने में समय नहीं लगता, वापसी आने में समय लग जाता हाँ, है, फिर भी कितना? क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसेस रहती है, पूरा कोर्ट के माध्यम से होता है। कितना रहता है मतलब फिर भी? फिर भी विद इन 1 मंथ हो जाता है, लेकिन उसके लिए मतलब आपका आना जरूरी है। हाँ, तत्काल आपको उसके बारे में जितना आप डिले करेंगे
एक एवरेज टाइम कितना हो सकता है कि कंप्लेंट करने में आप पहुंच जाएं जल्दी से? अब देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक उसके खाते में पैसा है तब तक तो संभावना है। मतलब जल्द से जल्द पहुंचे। जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर अगर ऐसा- विड्रॉल ही हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हो कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, दूर रह रहा है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है ना, इसके लिए आपको थाने आने की जरूरत थोड़ी ना है। हाँ आप तो किसी भी ऑनलाइन कैफे से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ। बस इसके लिए थोड़ा मतलब Aware हम होना समय समय पे इसके अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं कि आप इस हाँ। चीज़ का उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप थाने आएंगे, आप यहाँ कंप्लेंट करेंगे, आपका समय वेस्ट होगा, सच आप खुद ही ऑनलाइन करिए। इसलिए ये ऐसी मतलब साइट बनाई गई है एनसीआरपी पोर्टल। सर, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपकी कौन सी गलतियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जो कि लोग अक्सर करते रहते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ उनका जो पैटर्न रहता है साइबर फ्रॉड करने वालों का। इनके कॉल सेंटर्स रहते हैं, हाँ। गूगल्स पे नंबर डाले रहते हैं, हम जाते हैं नंबर सर्च, कस्टमर केयर का नंबर वहीं शेयर सर्च करते हैं। तो ये तो देखते हैं कि आदमी ने जिस चीज़ के लिए फ़ोन किया हाँ वो उसी के रिगार्डिंग बात करने लगते हैं। हाँ आपने बोला कि यदि आपको लगा कि यार मेरा पैसा कहीं फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन होल्ड हो गया है, हाँ। सामने हो गया नहीं, तो आप फ़ोन पे का कस्टमर केयर ढूंढोगे, तो आपसे वो फ़ोन पे का कस्टमर केयर की बात करने लगेंगे। अच्छा। फिर आपको धीरे धीरे बातों में लेंगे। हम्म, ऐसे ही कई बार क्रेडिट कार्ड से संबंधित हम फ़ोन लगाते थे। हाँ हाँ मतलब आपने जिस चीज़ के लिए, आपको लोन चाहिए, आपने लोन के रिगार्डिंग फ़ोन लगाया, वो तो तैयार ही बैठे हैं, आपने जिस चीज़ के लिए रिगार्डिंग फ़ोन लगा दी उस चीज़ के लिए चालू हो जाते हैं। हाँ। मतलब उनके पास कॉल जाने की देर है बस 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 कॉल जाने की देर है। और ऐसा भी होता है ना कि पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं वो लोग। बिल्कुल, आप उनकी बातों में आते जाते हो। हाँ। एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, आपने बोला अरे मैं तो ऐसे चले, वो बोला नहीं अभी मेरे को अभी रुकिए, मैं आपका पूरा पुराना वाला भी वापस करता हूँ, ये भी वापस करता हूँ। हाँ। ऐसे करते करते आदमी बातों में लगता जाता है। हाँ, ऐसी कुछ केस से मैंने भी देखे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि एक साथ कुछ नहीं होता। हाँ। आप जितना उसकी बातों में उलझते जाओगे, बार बार आप फंसते जाओगे, वो आपको जितना मतलब आपको उलझा सकता है बातों में। बस वही है, आप उसको जितनी जल्दी समझ सको आप उतना सेफ हो। हाँ हाँ सही। अभी जैसे मैं आपको एक केस का थोड़ा डिटेल बताऊंगा। एक हमारे यहाँ पे व्यक्ति थे, उनको 10 लाख का लोन चाहिए था। अच्छा। 10 लाख का लोन चाहिए था, तो आप सोचिए उन्होंने प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कितना पैसा दे दिया होगा। कितना? एक एक्सपेक्ट करिए, 10-20 हज़ार। उन्होंने 10 लाख के लोन की प्रोसेस के लिए हाँ। 35 लाख रुपए उसको दे दी सामने वाले को। 10 लाख के लिए 35 लाख कैसे हुआ फिर? अब यही ट्रैक है हम लोगों की। तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, हाँ। 6-7 महीने लग गए। अच्छा। और जब तक उनको समझ में आया तो 35 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर वो अमाउंट उनका वापस आ पाया नहीं? नहीं, कुछ आया लेकिन बहुत, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो हम लोग भी इसमें गए थे, इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, दिल्ली से हमने कॉल सेंटर भी पकड़ लिया था। हाँ, कुछ अमाउंट भी रिटर्न फंड हुआ है उसका। अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी का फ़ोन या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी हो, वो अगर हैक हो चुका है तो उसको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है? देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, अपना इंस्टाग्राम हुआ, ये सब वैसे इनका जो मेन नोडल है जो वो यूएसए से ऑपरेट होते हैं। हाँ। तो हमसे जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो पोर्टल के थ्रू करते हैं। लेकिन हम अपने तरफ से यदि उसको रिकवर करना चाहते हैं तो उसी में एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक का। हाँ। कि फिर उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि क्या आपका अकाउंट हैक हो गया है या फिर फेक आईडी बनी है, या जो भी आपको किसी भी आईडी के रिगार्डिंग आप उसमें आप 20-25 लोगों से आप उसमें रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन करवाइए। वो अकाउंट का जो एक्सेस है सामने वाले के पास से भी हट जाएगा, आप इसको 24 आवर्स के बाद फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी सेम यही पैटर्न है। अच्छा। वही सर, यहाँ पर जो यूपीआई ऐप्स होते हैं जिनको कि अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही फ्रॉड करवाए, वो उसी से जो पैसा आपका किसी और के पास चला जाए, तो इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? यूपीआई की एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है लाइक फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये विदिन अ सेकेंड ट्रांजेक्शन हो जाता है। और जब तक आप एक ट्रांजेक्शन करोगे, आप जब तक उस लेयर पे जाओगे, जब तक वो पैसा दूसरे लेयर पे चले जाएगा। हाँ। मतलब यदि किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कम से कम उसको आधे घंटे तो समझने में लग जाता है कि ये हुआ क्या, कि मुझे आगे करना है, क्या स्टेप क्या लेना है। तब तक तो सेकंड्स के हिसाब से वो 10 जगह ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इस कारण से पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया अभी, जो अपना एनसीआरपी जो पोर्टल है, ये सब पे नजर रखता है। यदि फोन पे से पैसा गया तो वो भी तो किसी खाते से लिंक है। हाँ। फोन पे खुद इंडिविजुअल बैंक तो है नहीं, वो भी किसी खाते से लिंक है। तो ये डायरेक्ट उनके थ्रू, जो हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है, इनके थ्रू डायरेक्ट उन अकाउंट्स पे अटैक करते हैं और उन अकाउंट को होल्ड कर देते हैं। तो जैसे जितनी जल्दी व्यक्ति ये प्रोसेस एनसीआरपी पोर्टल पे शिकायत कर देगा, उतनी संभावना इसकी कि पैसा रुक जाए। अब
जितने भी अपना जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम भी समय समय पर मतलब हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रहते हैं। उनके सारे जो भी नोडल ऑफिसर हैं, तो कई बार हम भी डायरेक्ट ही फ़ोन लगा देते हैं। जैसे कोई शिकायतकर्ता हमारे पास आया, इस तरीके की शिकायत लेगी कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया सर, ऐसा, तो हम इनके जो भी कुछ अपना डायरेक्ट इनके नोडल्स को भी फ़ोन ला के बता देते कि सर इस तरीके का ऐसा है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। हाँ। तो एक्शन लेते हैं, वो लोग कार्रवाई करते हैं इस पे। ओ सर, ये तो खैर होगी फ़ोन पे की बात बड़ों की, लेकिन वही बात करें अगर बच्चों की, आजकल बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो कई बार ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन कर देते हैं, कुछ पिन वगैरह डाल देते हैं। इसमें अवेयरनेस किस तरीके से ला सकते हैं पेरेंट्स, और बच्चों को क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका बताना चाहूँगा कि ये जो आपने गेमिंग वाली बात बोली, हाँ, इस तरीके के बहुत सारे केस हैं हरदा में। छोटे बच्चे जो रहते हैं, तो इनके जैसे ये पबजी वगैरह जो गेम्स रहते हैं, इनके ऐसा सेटअप है पेमेंट्स का कि आपको सिर्फ एक बार ही आपको सिर्फ वो डालना है, क्रेडिट कार्ड डिटेल जो भी डालना है। हाँ। फिर वो ऑटो डेबिट पर चला जाता है, आपको डबल से नहीं डालना रहता है। तो आजकल हमारे ज़्यादातर जो हमारा फ़ोन है, वही हमारा पूरा बैंक है। हाँ। तो आप कोशिश करें, पेरेंट्स वगैरह, अब बच्चे तो वैसे तो गेम्स तो गलत चीज़ है, लेकिन अब बच्चे मानते कहाँ हैं। तो आप कोशिश करें कि वो उनको ऐसा फ़ोन दे जो किसी भी बैंक से लिंक ना हो। हाँ। वो जो फ़ोन नंबर है आपका, उस तरीके की सिम उसमें ना हो। होता यही है कि हम ध्यान नहीं देते, हमने कहा चलो बच्चा है, खेल रहा है। हाँ। तो ये पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को तो उतनी चीज़ समझ में नहीं आती है। अपने ऐसा बहुत बड़े बड़े केसेस भी हुए हैं कि 4-5 लाख तक का नुकसान हो चुका लोगों का। हाँ। अब उनको लगता है कि यार ये एक फ्रॉड हो गया ये, लेकिन बाद में समझ में हम उनसे बोलते भी हैं कि आपके बच्चे द्वारा किया गया, मानते नहीं है। हाँ। फिर वो बाद में समझाते हैं उनको प्रैक्टिकल रूप से कि भैया बच्चे की आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखें बच्चों पे। और मेन रीज़न यही है कि आप फ़ोन को वो वाला फ़ोन दो ही मत उनको। हाँ। जिससे आपका बैंक लिंक। और अगर वही फ़ोन देना हो तो फिर उसके लिए कोई सेटिंग्स या कुछ प्रोसेस हो? नहीं, उसमें फिर कोई सेटिंग्स नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे नई जनरेशन इतनी तेज़ है। हाँ। कि वो सब जानती है, हमारे एमपिन तक जानती है कि हमारे फ़ोन का एमपिन क्या है। सभी के बच्चे हैं जो देख लेते हैं, उनको सब डाटा याद रहता है कि मेमोरी बहुत तेज़ रहती है। हाँ। तो आप कोशिश यही करें इस तरीके के फ्रॉड बचने के लिए कि पेरेंट्स से ज़्यादा फ़ोन उनको ना दें इस तरीके के। 2026 या आने वाले 2-3 सालों में साइबर क्राइम्स को लेकर कौन सी वो चुनौतियाँ हैं जो कि आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं या फिर बहुत प्रॉब्लम्स दे सकती हैं? देखिए, साइबर का तो ऐसा है कि ये दिनों दिन कम नहीं होने वाला, बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि पहले तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही होते थे, अब सारा जो फ्रॉड का प्रोसेस है सब बाहर से हो रहा है। हाँ। तो उतनी चुनौतियाँ बढ़ते जा रही हैं। पुलिस के लिए भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हर किस में उसके मतलब उसको टारगेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ। और आउट ऑफ इंडिया तो वैसे भी मुश्किल है। हाँ। वैसे भी नहीं जा सकते। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आगे जाके साइबर वॉर की भी ज़्यादातर, अभी आप देखेंगे जितने भी युद्ध हो रहे हैं, अभी पहले जो ज़मीन पर होते थे, हाँ। फिर धीरे से आसमान में होने लगे। हाँ। अब धीरे से ये साइबर वॉर होना चालू हो जाएंगे, आपके बैंक के, RBI के, इस टाइप के मतलब अटैक होना चालू होगा। हाँ। तो इस प्रकार साइबर वॉर ही होगा आगे जाके। ये हाथ पैरों से लड़ाई नहीं होगी, अब सिर्फ हाँ। कंप्यूटर के माध्यम से सारे झगड़े होंगे। तो इसी में सर एक और क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि ये डार्क वेब, डीप वेब या सरफेस वेब, ये किस तरीके से काम करते हैं और इसमें किस तरीके से नुकसान या फ़ायदा होता है किसी राज्य का या फिर किसी देश का? देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, डार्क हाँ। वेब क्या होता है। हम जो नॉर्मल इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल से यूज़ करते हाँ। हैं, ये हमारा सरफेस वेब में आता है। सेकेंडरी हमारे जो जितनी भी एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर डीप वेब में काम करते हैं। और फाइनली होता है हमारा डार्क वेब। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरफेस वेब पे कितने लोग उपयोग करते हैं, डाटा कितना यूज़ होता होगा, एक परसेंटेज बेस पे? सर लगभग 90% तो सारे लोग वही यूज़ कर रहे हैं सरफेस ही। हाँ। ओनली 3% सरफेस वेब पे इंटरनेट यूज़ होता है। अच्छा। हाँ, 7 to 8% डीप वेब पे होता है, बाकी 90% डार्क वेब पे इंटरनेट यूज़ होता है। जिसका किसी को पता ही नहीं है। जिसका किसी को पता ही नहीं है, अलग ही दुनिया है। उसके सारे प्रोसेसर भी अलग हैं, उसके सर्च इंजन्स भी बहुत अलग हैं, और आप वहाँ तक जा भी नहीं पाओगे, और जाना चाहो तो मत जाना। हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं वहाँ तक होके भी आ चुका हूँ। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ। सारी वहीं पर होती हैं। हमारा सारा डाटा वहीं पर बिकता है, वर्ल्ड लेवल पर। हाँ। हर चीज़ बिकती है वहाँ पर। हर तरीके के क्राइम भी होते हैं, सब कुछ होता है। जैसे कोई अगर आप कोई बताना चाहें किस तरीके से होता है, क्या होता है? जैसे आप अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का पूरा मतलब लाखों का डाटा एक साथ बिकता है वहाँ पर। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यही करती हैं, उसका पूरा डाटा कंपनी का वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस होकर वहाँ चला जाता है।
और वहाँ से बिक जाता है। तभी आप दिन भर देखते होंगे कि दिन भर कस्टमर केयर के दिन भर यहाँ वहाँ के फ़ोन आते ही रहते हैं, इसी कारण से आते हैं। ये सब डाटा बिकता है वहाँ पे। सेकेंडरी हमारा बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन किलिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे जाके, ये सब वहीं के थ्रू होती है। अच्छा, लाइव मर्डर्स चलते हैं वहाँ पर, बिल्कुल लाइव मर्डर्स चलते दिखते हैं, उस पर बोली लगती है। अच्छा, बोली भी इस तरीके की, इसका एक हाथ काट दो, लोग पैसे देते हैं, आँख निकाल दो, लाइव इस तरीके की घटना होती है वहाँ पर। टोटल इलीगल एक्टिविटीज़। बड़े बड़े वहाँ पर साइकोस हैं, बड़े बड़े जो अपने जो रिश्वत लेते, जो क्या बोल सकते हैं उनको, शब्द नहीं याद आ रहा है मुझे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, सब वहीं पर है। उसका अलग ही सर्वर है, सब कुछ चेंज, अलग ही सब कुछ चेंज है। मतलब अब ये मत सोचिए कि ये www वाले ही ये नहीं चलते वहाँ पर, सब अलग ही चलता है इसका। हाँ, इस तरीके का वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे डॉट अनियन करके चलता है। हाँ, अनियन मीन्स समझते हैं आप? हाँ, अनियन ब्राउजर होता है, अनियन ब्राउजर होता है। अनियन मीन्स क्या होता है? प्याज। प्याज की जो लेयर्स रहती हैं, लेयर्स वाले लेयर्स निकालोगे आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पे इस तरीके का वहाँ की आईपीस भी अलग चलती हैं, सब अलग चलता है। इंडिया में तो बैन है, आप इंडिया की आईपी से उसको लॉगिन भी नहीं कर पाओगे, ओपन ही नहीं कर पाओगे। इंडिया में टोटली बैन है, लेकिन करने वाले करते हैं यूज़ करते डाटा करने के लिए। सर, जैसे कि अगर किसी का फ़ोन हैक हो गया है तो वो किस तरीके से पता कर सकता है कि उसका फ़ोन हैक हो गया है? उसको कौन कौन सी चीज़ें उसके फ़ोन में देखने को मिल रही हैं? हाँ, देखिए यदि फ़ोन हैक होगा, हाँ, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टारगेट के बेस पे किया होगा। अनावश्यक तो किसी का फ़ोन हैक करेगा नहीं। हाँ, तो फिर आपके अननेसेसरी इसमें कॉल आने लगेंगे या अननेसेसरी मैसेज आने लगेंगे, OTPs के मैसेज आने लगेंगे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं। आपके फ़ोन के एप्लीकेशंस भी थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि यदि वो मेलवेयर या सॉफ्टवेयर जो वायरस आपके फ़ोन में आ चुका है, तो आपका फ़ोन भी उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपको महसूस होने लगेगा इस तरीके से। अच्छा, अगर सर कोई हैवी यूज़र फ़ोन का हैवी यूज़ कर रहा है, मतलब कि कोई एडिटिंग वगैरह करता है या फिर कोई गेमिंग वगैरह करता है, तो उसका फ़ोन तो ऑलरेडी हीट होता है, ऑलरेडी थोड़ा सा लैग करके चलता है, तो वो किस तरीके से पता करेगा कि उसका फ़ोन हैक हो गया है? कुछ चीज़ें कोई और थर्ड पर्सन देख रहा है उसका? नहीं, हैक होने का तो मैंने आपको यही बताया कि आप सबसे पहले देखिए कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन अभी चल रही हैं। ये एप्लीकेशन कई बार हिडन होती हैं, आपको शो नहीं होती। हाँ, तो आप अपने प्रॉपर डिस्प्ले में ना देख के एक अंदर ऐप्स का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके देखिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन अननोन यूज़ हो रही हैं। तो आप सबसे पहले उनको फोर्स स्टॉप कर दीजिए। जो एप्लीकेशन का आपका उपयोग नहीं है, आप उसको अनावश्यक क्यों रखे हुए हैं, आप उसको हटा दीजिए। इस तरीके का अपने सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं। सर, बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो अनइंस्टॉल नहीं हो पाती हैं, फोर्स स्टॉप हो जाती हैं। स्टॉप हो जाती है, लेकिन वापस से फिर वो उपयोग नहीं होंगे, उसका वर्क नहीं चलेगी। जब तक उसको अलाउ नहीं करोगे नहीं चलेगी। सेकेंडरी जो भी एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहले आजकल सबसे पहले अलाउ कराने लगे। हाँ, फोटो का एक्सेस अलाउ कराने लगे, कॉन्टैक्ट का एक्सेस अलाउ कराने लगे। इसको अवॉइड कीजिए, मत दीजिए आप एक्सेस। वो सामने वाला यदि आप बोल रहा है कि नहीं फिर आपको नहीं चलाने दे, मत लीजिए। ये हमारी गलती है। हाँ, हम उसको एक्सेस दे देते हैं। क्यों चाहिए आपको कॉन्टैक्ट का एक्सेस? क्यों चाहिए आपको? हाँ, आप क्या करोगे हमारे कॉन्टैक्ट्स का? फोटोज़ का क्या करोगे? हाँ, चलिए वो वाली एप्लीकेशन मान लीजिए कि फोटो एडिटर, उसमें तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट का आपको एक्सेस क्यों चाहिए? सही है। बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस तरीके से। सर, ऐसा होता है कई बार एक बड़ी गैंग पकड़ाती है, कोई रैकेट पकड़ाता है जिसमें कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है उनके पास। तो जब वो गैंग पकड़ा रही है, उस केस में अगर आपका कोई पैसा गया हुआ है तो वो कितने % चांस है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि ये जो पैसा रहता है, हाँ, ये डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता है। जिस माध्यम से क्या उसी माध्यम से रिफंड होता है। अब मान लीजिए आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, हाँ, आपके साथ 5,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, अब उसी खाते में 50,000 और पड़े हुए थे, हाँ, लेकिन आपका 5 कहीं और निकल गया और वो 50 पड़े, अब वो पकड़ा गया, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो जिनके 50 है वो नहीं के पास है। मतलब जिस माध्यम से पैसा आया उसी माध्यम से रिफंड होता है। ऐसा नहीं कि उनने उठा के फिर आपको कैश दे दिया। पैसा जिस प्रोसेस चैनल से गया है उसी चैनल से वापस आता है, और वो उतना ही आता है जितना है।